ऑलराइट, सो जितना भी हमारे पास गैस्ट्रो के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो मेन पॉइंट दैट इज क्रशिंग मेडिकेशंस फॉर ट्यूब फीडिंग। ओके, किसी भी पेशेंट को आपने ट्यूब फीड कर रहे हो और उसकी मेडिकेशंस को क्रश करना है, तो ऐसे कौन कौन से मेडिकेशंस है जिन्हें क्रश नहीं करते हैं? इजिली तो हम किसी को भी क्रश कर सकते हैं, बट ऐसे कौन से मेडिकेशन जिन्हें हमें क्रश नहीं करना है? मेडिकेशन क्रश करने के लिए हमें एक क्रशर चाहिए है, एक मेडिकेशन कप चाहिए है, एक सिरिंज चाहिए है। ओके, विच शुड बी लाइक 50 cc 20 cc, जितने की भी है वो आप ले सकते हैं, और एक पेयर ऑफ ग्लव्स। ओके, सो दैट हम पेशेंट के जो भी मेडिकेशन से गंदा ना करें, बिकॉज ग्लव टू प्रिवेंट एनी स्पिलेज और एनी क्योंकि आपकी आंख में वो पार्टिकल्स ना लग जाए, आप उन्हें खुद ना खा लें, तो आपके हाथ में ना ही टच हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे ग्लव रख रहे हैं to protect yourself, not for the patient but to protect yourself. Okay, so guys, medication you typically can't crush enteric coated. Okay, जो हमारे पास एंटेरिक कोटेड मेडिकेशंस होते हैं इन्हें हम क्रश नहीं करते हैं। ओके, सो टिपिकली कांट क्रश। नंबर टू, लॉन्ग एक्टिंग, जितने भी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं उन्हें भी आप क्रश करके नहीं उन्हें खत्म करना चाहते हो, बिकॉज उनके ऊपर ऐसी कवरिंग होती है जो कि लॉन्ग एक्ट करने के लिए काम करते हैं, तो अगर आप उन्हें क्रश ही कर देंगे तो आप उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर दोगे। सो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, एक्सटेंडेड रिलीज ई आर, मोनोट्रेट एस आर, मोनोरेट ई आर, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनमें ई आर होता है जो कि एक्सटेंडेड रिलीज होता है, उन्हें भी आप क्रश नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल्ड रिलीज और डिलीवरी ड्रग्स होते हैं कुछ जो पर्टिकुलर, मतलब जिनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, जिन ड्रग्स को आपने आर्टिफिशियली फार्मेसी वालों ने मॉडिफाई किया है, उन ड्रग्स को जैसा जो उनका रूट है सबलिंगुअली या ओरली, वही रूट आप फॉलो करते हैं, आप उस रूट को अपनी मर्जी से क्रश वश करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सस्टेन रिलीज एस आर, मैं बताया ना, मोनोटेट एस आर, बहुत सारी सी ड्रग्स होती है जो कि सस्टेन रिलीज होती है, इनका जो एक्शन होता है वो सस्टेन होता है, एंड वी डोंट क्रश दीज मेडिकेशंस। नेक्स्ट वी हैव नंबर वन टॉपिक दैट इज क्लोस्टमी इरिगेशन। सो गाइस, क्लोस्टमी यहाँ पे कोलोन है। ओके, इट कैन बी असेंडिंग कोलोन। Okay, so it can be ascending, it can be transverse colon, it can be descending colon, it can be sigmoid colon. इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप ऑस्टोमी कर रहे हो, ओपनिंग कर रहे हैं, दैट इज कोलोस्टमी। ओके, सो इफ यू आर डूइंग ओपनिंग थ्रू आउट द कोलोन, इट्स अ ऑस्टोमी। और कहाँ की है? कोलोस्टोमी। इलियोटमी, इलियोस्टमी जब आप इलियम में करोगे, इलियम में जब आप करेंगे दैट इज इलियोस्टमी, बट अगर कोलोन में कहीं पे भी की जा रही है दैट इज कोलोस्टमी। ओके, सो आप कोलोस्टमी करते हैं टू रिमूव द स्टूल, ताकि क्यों कर रहे हो आप, क्या रीजन आ गया? कोलोस्टमी इरिगेशन यानी क्लीनिंग, इरिगेट करना, हाई फ्लूड फ्लूड डालकर उसको सबको सफाई करना। सो कोलोस्टमी इरिगेशन टू रिमूव स्टूल फ्रॉम द कॉलोन। ओके, तो कॉलोन से आप स्टूल रिमूव कर रहे हैं। ओके, विद द अनीमा गिवन थ्रू द स्टोमा, तो जो भी आप अनीमा यूज कर रहे हैं वो आप स्टोमा द्वारा दिया जा रहा है, ताकि वहां से सब कुछ कंटेंट बाहर आ जाए, और वो होना कैसा चाहिए? एज पर एमडी ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर एमडी ऑर्डर। डिक्रीज द आउटपुट फ्रॉम स्टोमा और बाउल ट्रेनिंग के लिए हम ये करते हैं। क्यों? ताकि फॉर एग्जाम्पल रंजना मैंने आज किया, ठीक है, आज बाउल ट्रेन किया, अब अगले दिन तक उसको स्टूल कंट्रोल करने के लिए बोलना है, और हम इरिगेशन सेम डे करेंगे। एक दिन आएगा वो अपना बाउल कंट्रोल करेगा सारा दिन, बट उसी वक्त जब हम इरिगेट करते थे उस वक्त वो क्या करेगा? अभी स्टूल पास करेगा। ओके, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोस्टमी इरिगेशन, बाउल को क्लीन करने के लिए और टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, की पॉइंट्स क्या है? नंबर वन, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, क्लोस्टमी, बेस्ट सक्सेस फॉर बाउल ट्रेनिंग। व्हाई? बिकॉज मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पोर्शन है रेक्टम के ऊपर वाला, इसमें अगर आप और ऑस्टमी कर रखी हुई है और इसमें से आप स्टूल ट्रेन कर रहे हो तो काफी इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मसल्स हैं, वोलेंट्री मसल्स हैं, जो इंसान कंट्रोल कर सकता है उन मसल्स को, राइट? सो डिसेंडिंग, आपका ये डिसेंडिंग आ गया, दिस वन योर डिसेंडिंग, एंड योर सिग्मोइड, सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग। क्लोस्टमी जो होते हैं वो बेस्ट सक्सेस होते हैं किस चीज के लिए? आपके टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट, रेड फ्लैग क्या है? नॉट फॉर इलियोस्टमी। गाइस, इलियोस्टमी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूल हमेशा लिक्विड होता है और रिच इन
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए आपका जो इलियोस्टमी है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, रिस्की है, रेड फ्लैग है, बिकॉज आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट है ना, इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और मेजोरिटी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो आपके कॉलोन में होती है, आपका असेंडिंग, आपका ट्रांसवर्स, डिसेंडेंट, सिग्मोइड, इन्हीं में ही सबसे ज्यादा परसेंटेज पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर इलियोस्टोमी में नहीं होगी, तो वो जो कंटेंट जो आप आउट कर रहे हैं बॉडी से, दैट कंटेंट विल बी लाइक वेरी रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नेक्स्ट, सो इट टेक्स 6 to 8 weeks टू ट्रेन, लगभग 1 महीना लगता है ट्रेन करने के लिए, क्योंकि स्टूल ट्रेन करना इतना कोई इजी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। ओके, यस, प्लीज शीली म्यूट योर सेल्फ डियर। जब भी शीली ज्वाइन होते हैं तभी उनके पीछे से आवाजें चालू हो जाती है। शीली प्लीज, मुझे पता है आप ही हो, आई एम श्योर। सो नो बाउल मूवमेंट इन बिटवीन इरिगेशन, मैं क्या बोला, इरिगेशन का जो टाइम है उस टाइम से और अगले दिन के टाइम के बीच में कोई बाउल मूवमेंट ना हो तो बेस्ट रहेगा। सो नो बाउल मूवमेंट इन बिटवीन द इरिगेशन। ओके, सो एट द इरिगेशन टाइम ओनली यू विल आस्क द पेशेंट टू पास और टू क्लीन इट। ओके, तो इरिगेशन के बीच में नहीं करना है, क्योंकि इरिगेशन वाला जो टाइम है रंजना, वही टाइम है जो हम यूज करने वाले हैं ट्रेन करने के लिए। ओके, एंड वॉन्ट हैव टू वेयर पाउच, और इन बिटवीन जो है वो अगर उस नहीं चाहता है तो वो पाउच ना भी लगाए तो चलेगा। ओके, स्टोमा कैप वेरी स्मॉल क्लोज पाउच, तो छोटी सी कैप लगाएंगे, स्टोमा कैप छोटा सा लगेगा पाउच वगैरह के लिए। ट्रेनिंग, परफॉर्म इरिगेशन एट सेम टाइम एवरी डे 1 hour आफ्टर मील। आई डोंट नो बाकी लोगों का, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम जब हमें स्टूल पास करना होता है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट करने के साथ ही हमें मॉर्निंग स्टूल पास करने का दिल करता है, राइट, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस इनिशिएट होती है। आप या आप सुबह पानी पीते हो, या फिर आप नॉट ओनली खाना बट एनीथिंग यू आर टेकिंग, मे बी ड्रिंक्स, मे बी कॉफी, मे बी एनीथिंग, कुछ भी जब आप सुबह खा रहे हैं मील के बाद आफ्टर 1 hour आपको क्या फील होगा, स्टूल पास करने की अर्ज होगी। सो जो ट्रेनिंग है आपकी, परफॉर्म इरिगेशन हमेशा उस वक्त कीजिए सेम टाइम पे एवरी डे, 1 घंटा खाना खाने के बाद। ओके, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि मॉर्निंग आवर या इवनिंग या नाइट आवर, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि मॉर्निंग आवर्स में ज्यादातर पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए बोलते हैं। प्रोसेस टेक्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश 1 hour, पूरा का पूरा गाइस प्रोसेस 1 घंटे का है, प्लीज मेक श्योर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितने का है रंजना, 1 घंटे का है। यानी अगर आप अब शुरू करते हो तो 1 घंटे तक आप इसी प्रोसेस में लगोगे। नॉर्मली हम स्कूल कितने घंटे में पास कर लेते हैं, हार्डली 5 मिनट्स और मे बी 2-3 मिनट्स, लेकिन इस प्रोसेसिंग को कितनी टाइम लग रही है, 1 घंटा लग रहा है। ऐसा भी क्या हो रहा है इसके अंदर, वही हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआती के 5 से 10 मिनट क्या होगा, शुरुआत के 5 से 10 मिनट में तो आप सिर्फ इंस्टिल करोगे अनीमा। ओके, तो जो भी आपके पास पैकेट है अनीमा का, जो भी आपके पास फ्लूइड है, शुरुआत के 5 से 10 मिनट में तो आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टिल करने वाले हैं अनीमा को। एंड देन आफ्टर रेस्ट ऑफ टाइम कोलोन, तो बाकी का जो टाइम है उसमें आप इंतजार करेंगे। विल एम्प्टी ओवर टाइम 30 to 40 मिनट्स, सो 30 से 40 मिनट के बाद हम टेक आउट कर सकते हैं जो भी कंटेंट आना है। सो परफॉर्म इन बाथरूम और बेड साइड, दोनों में जहां पे भी आप कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। सो गाइज आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, लेट मी जूम इट ताकि आप और बेटर तरीके से देख पाओ। ओके, सो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्लव्स का पेयर है। ओके, ये एक बैग है। ओके, ओके, सो दिस इज द बैग। ओके, एंड दिस इज स्टोमा वाला हमारे पास आर्टिकल है, और ये रेगुलर गाउन वगैरह जो आपको चाहिए वो। और यहाँ पे एक बैग और है, यहाँ आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन और है, ठीक है, विद कैप। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जो इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। टावल, आपका इलियोस्टमी क्लोस्टमी बैग, दिस इज ट्रायंगुलर शेप कंटेनर जिसको स्टोमा के अंदर डाला जाता है ताकि कंटेंट को अंदर डाला, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप का है ना ये। एक सर्कुलर कट आपका पाउच जो आप कनेक्ट करेंगे, और एक आपका बैग जो ऑलरेडी उसके लगा हुआ है, जो खाली होने वाला है। लेट मी शो यू। सो गाइस ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे आपका स्टोमा है रंजना, ये स्टोमा आपका इलियम का, कोलन का, कहीं का भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, हम नॉर्मल स्टोमा को देख रहे हैं। सो वी हैव स्टोमा, ठीक है। अब ये स्टोमा के साइड में क्या है, एक पैच लगा हुआ है। ओके, और हमने एक वेट लिया है एरिया जिससे हम इसे क्या करने वाले, क्लीन करने वाले हैं, ठीक है।
ओके, देन आफ्टर आप देखोगे कि बैग अटैच कर देंगे हम, जो पॉलिथीन बैग आपने देखा था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लगा हुआ डिस्कनेक्ट नहीं करना है। देख रही हूँ मैं इस वक्त क्या देख रही हूँ, हाउ टू इरिगेट, हाउ टू डू इरिगेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक स्टोमे के फ्रंट पे पाउच लगा हुआ है, क्लीन किया आपने इस पाउच को, उसके बाद इसके ऊपर क्या क्लिप कर दिया, एक लिफाफा, पॉलिथीन क्लिप कर दिया, नया पॉलिथीन क्लिप कर दिया। अब इस पॉलिथीन के बीच में, ये जो बीच में है, इस पॉलिथीन के बीच में यहाँ पर आपने क्या डाला, इसको डाला, किसके साथ कनेक्ट करके, जेली। ओके, सो आपने इसके साथ जेली को चिपकाया, जेली लगी इसके साथ, और इस लिफाफे के अंदर डाला, और फिर इसके अंदर डाला। Got my point? So what you have done, you have just taken this triangular shape irrigation pot, you just went inside the bag and you just inserted it into the stoma, not the whole but little bit, थोड़ा सा, जो आप इतना इतना देख रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, तो इतना तो चला ही जाएगा। Now next, open the valve of irrigation by turning it on. You don't want to fast too slow. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर बैग इरिगेट करते दौरान, पेशेंट को इरिगेट करते दौरान अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, स्टॉप इट, टेक सम डीप ब्रीथ, रिलैक्स डाउन एंड देन स्टार्ट अगेन। ऐसा एकदम से नहीं करना है, क्रैम्प्स आते हैं पेशेंट को, तो एकदम से नहीं करेंगे। देन इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग फॉर द क्रैम्प्स, जस्ट स्टॉप इट, क्रैम्पिंग, nausea, turn it back off, stop it, and then after again you can start. So now let them feel better, start slowly again, and it takes time at least 5 to 10 minutes, तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंट काम डाउन हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, then you can start it again. Okay, so now you have already connected the bag in between the polythene, है ना, आपने कनेक्ट कर दिया ट्रायंगुलर पॉट, अब आपने इसके अंदर डाल दो, और यहाँ से क्या जा रहा है, फ्लूइड, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस प्रकार से फ्लूइड अंदर एंटर कर रहा है। आर यू इंस्टॉल्ड ऑल द वाटर, वेट फॉर 10 सेकेंड, जब आपने आफ्टर यू इंस्टॉल्ड ऑल द वाटर, जैसे आपने सारा का सारा जो फ्लूइड है वो डाल दिया है, अब आपको क्या करना है, इंतजार करना है थोड़ा 10 सेकेंड के लिए, क्योंकि डाल दिया सारा फ्लूइड। अब एंड रिमूव द कोन, जो कोन देख रहे थे आप उसे रिमूव कर दीजिए फ्रॉम द स्टोमा एंड डिस्पोज दैट प्रॉपरली, बी श्योर सील द स्लीव इरिगेशन, जो इरिगेशन का जो ये स्लीव है, ये जो लिफाफा देख रहे हो आप, इसे क्या कर देना है, सील कर देना है, ठीक है, आपने सील कर दिया, परफेक्ट। नाउ आस्क द पेशेंट टू होल्ड द कंटेंट फॉर 30 मिनट्स, तो 5 से 10 मिनट में आपने शुरुआत स्टार्ट की थी, इरिगेशन कर दिया, फिर बचे हुए 30 मिनट में क्या किया, होल्ड करने को बोला, कि भाई थोड़ा कंट्रोल तो करो, तभी तो मसल्स डेवलप होंगे, कंट्रोल किया, स्टूल विल कम आउट, तो उसके बाद अपने आप स्टूल बाहर आ जाएगा, आपका स्टूल आ गया। ओके, सो ये स्टूल केम आउट, देखा आपने कि बैग काफी भर गया, स्टूल इरिगेशन कंटेंट बाहर आ गया, एंड नाउ रिपोर्ट आपने लिखनी है, इस रिपोर्ट को देखकर आपको बिल्कुल सब कुछ याद हो जाएगा। तो आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आपने क्लोस्टमी केयर करी है, आपने सबसे पहले क्या किया है, एमडी ऑर्डर फॉर क्लोस्टमी इरिगेशन 10,000 सी, सॉरी 1,000 सीसी, 100,000 ml ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी डालने को बोला था। प्रोसीजर एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड क्वेश्चन आंसर्ड प्रायर टू इरिगेशन, इरिगेशन परफॉर्म एट बेड साइड per hospital protocol, irrigation sleeve used along with irrigation kit, 1000 cc of warm water instilled into stoma slowly by a lubricant irrigation cone for approximately 8 minutes. Patient instructed that stool will leave the stoma and collect in the irrigation sleeve, okay, over 30 to 45 minutes. Patient instructed to rest in the bed until irrigation complete, call light in reach. क्लोस्टमी इरिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, पेशेंट जो है टॉलरेट कर चुका है पूरा का पूरा प्रोसीजर बिना किसी कंप्लेन के, स्टूल रिमूव कर दिया गया है जो कि सेमी सॉलिड था, डार्क कलर ग्रीन था, टोटल अमाउंट जो स्टूल और जो पानी जो निकला है वो लगभग 920 सीसी का है, और स्टोमा जो है वो बहुत ही ज्यादा ठीक है, बस स्टोमा केयर प्रोवाइड कर दिया गया है, नया स्टोमा कैप भी लगा दी गई है, और बस वैशाली RN रजिस्टर्ड नर्स, या फिर आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही जो है वो आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो 8 बजे को आपने शुरू किया और 8:55, यानी पूरा कितना मिनट, लगभग 55 मिनट्स, और मैंने भी क्या बोला, पूरा प्रोसेस कितने का है, 1 आवर का, है ना, लगभग 1 घंटे का, तो 60 मिनट्स 55 मिनट्स आपका प्रोसीजर था। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट इज ओस्टमी बैग, तो अभी ओस्टमी बैग के बारे में अभी हमने ऊपर डायग्राम देखी थी, अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चेंज एवरी 3 to 5 डेज, आपका जो ओस्टमी का जो बैग होता है, अगर वहां लगा हुआ है बैग, तो आपको लगभग 3 से 5 दिन में चेंज करना होता है, नीड टू चेंज, ओके, चेंज वेरी
3 to 5 days to change and खाली कर रहे थे पहले तो, अभी तो हम खाली करें ना, खाली किया फिर लगा दिया, फिर खाली किया फिर लगा दिया, पर मैं बोल रही हूँ कि उसको पूरा पूरा जड़ से कब चेंज करना है, 3 to 5 days, ओके। एंड यू विल एम्प्टी द पाउच वेन एवर इट बिकम 1/3 हाफ फुल, जब 1/3 हिस्सा आपके कंटेंट का फिल हो जाता है तब आप बैग खाली करोगे। एवरी टाइम यू नीड टू एम्प्टी द बैग एटलीस्ट वेन एवर इट इज 1/3 फिल्ड, जब भी वो 1/3 हिस्सा फिल है तो अब आप इसे खाली करेंगे। क्यों? पूरा भरने देते हैं ना अच्छे से, नहीं, उसमें वजन ज्यादा आ जाएगा और उस वेट की वजह से वो आपके जो स्टोमा है उसको इंजरी कर सकता है, उसके सर्कुलेशन को इम्पेयर कर सकता है, इसीलिए हम पूरा भरने का इंतजार नहीं करेंगे, 1/3 में ही हम इसे एम्प्टी कर देंगे। 1/3 कितना होता है? सो गाइस लेट मी शो यू, इफ दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, जब इसका 1/3 हिस्सा भर जाता है तब हमें क्या करना है? खाली करना है, ओके। चेंज इट व्हेन गट, क्योंकि अगर मैं इसके तीनों ही हिस्से कर दूंगी तो ये 3 ही हो गया ना पूरा, तो 1/3 का मतलब ही क्या रह गया? सो 1/3 मतलब एक हिस्से के अगर 3 हिस्से कर दिए जाए उसका एक हिस्सा भरते ही खाली करना है। चेंज इट व्हेन गट इज लीस्ट एक्टिव, और तब चेंज करना है जब इसका गट लीस्ट एक्टिव, वरना आपके ऊपर पूरा स्टूल स्टूल हो जाएगा। तो खाली तो तब करना है जब सेम टाइम है, इरिगेट तब करना है जब सेम टाइम एवरी डे, लेकिन चेंज तब करना है जब बोवल एक्टिव नहीं है, क्योंकि चेंज करने से आप पूरी की पूरी चीजों को चेंज कर रहे हो, सो इट विल बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो चेंज तभी करना है जब गट एक्टिव नहीं है। मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, क्या बोला मैंने? ब्रेकफास्ट के बाद क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस एक्टिव होगा, तो आप पेरिस्टाल्सिस से पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले आप कर सकते हैं। आस्क द पेशेंट कैसे चेंज करते हैं? ओके, लेट्स हैव अ लुक। ये है आपका ओस्टमी पूरा बैग, दिस इज अ ओस्टमी बैग, ओके। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज द ओस्टमी बैग, ओके, दिस इज द ओस्टमी बैग, दिस इज अ स्केल, ये स्केल है, ये आपके ग्लव्स है और ये आपकी सीजर है, ये आपका पेन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो गोलू सा, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले इसे उठाना है, ओके। और फिर उसके बाद आपने ओके, तो ये तो डिस्कार्ड करेंगे ना आप इसको, या सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस? देखो कंटेंट कितना है? 1/3, 1/3, राइट? सो यू हैव टू चेंज, इफ 1/3 इज फिल्ड यू हैव टू चेंज द बैग, इज इट क्लियर? तो 1/3 पे आप चेंज करते हैं, इसे चेंज कर देना और अपने से निकाल दिया, फेंक दिया, क्योंकि आज कौन सा दिन है? चेंज करने का दिन है, तो आपने पूरा का पूरा आउट कर दिया। ग्लव्स डाले, ग्लव्स डालने के बाद आपने नीचे सील पैक किया, फिर आपने पूरा का पूरा निकाल दिया। नेक्स्ट, वूंड दिख रहा है, असेस करो इसको। अगर ये ग्रीन है, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, लाइट पिंक है, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड साइन। ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। इस वक्त इसका जो कलर है दैट इज रेड एंड दैट इज गुड, बट साइड की स्किन थोड़ी सी पिंकिश है, तो शायद स्किन इरिटेट तो हो रही है, हल्की सी तो स्किन इरिटेट हो रही है। मेजर इट, अब आपने अपना स्टोमा क्या किया? मेजर। आपका स्टोमा हल्का सा बड़ा होना चाहिए, जो स्केल है, जो स्केल है वो हल्का सा स्टोमा से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लिटिल बिट, बिल्कुल टच नहीं करना है उसको, थोड़ा सा दूर होना चाहिए है। सो उस जैसे ही आपने पता लगाया इसका स्केल क्या है, अब आपने क्या किया? इसके ऊपर इसी स्केल को रखकर क्या कर देना है? इसे कट करना है। सो यू विल मेजर इट एंड देन यू विल कट इट। कर लिया पीस? कट करके देख लिया, जितना उसका साइज था उतना आपने कट कर लिया। नेक्स्ट, अब क्या लगा दिया? बैग। क्या लगा दिया? बैग। तो पहले आपने इसे चिपकाया, इसको चिपकाने के बाद आपने क्या कनेक्ट कर दिया? बैग। इज इट क्लियर? Hi ma'am, please add. Okay, so let me add Mehak. All right. Okay, so आपने क्या किया? इसे कनेक्ट कर दिया। Now guys, we have some questions that we will do at the end. Okay, तो I will send you. टेस्ट भी है अभी हमारा पेंडिंग, तब भी आप कर सकते हैं। ओके, नाउ क्लोस्टमी, इलियोस्टमी। नंबर 1, क्लोस्टमी। क्लोस्टमी क्या है? कोलोन में ओमा, स्टोमा। इलियोस्टमी, इलियम में ओमा, स्टोमा। ओके, व्हाट आर दे? दीज आर द सर्जिकल ओपनिंग्स। भगवान ने हमें नहीं देके भेजा इन ओपनिंग्स को, सर्जिकली इन्हें ओपन किया गया है। क्यों? ताकि जो भी एब्डोमेन के अंदर कंटेंट है हमारा स्टूल, वरना अगर वो रुक गया और अगर वो बाहर ही नहीं आएगा बॉडी से तो हम खाएंगे क्या और निकालेंगे? लाइक वेरी डिफिकल्ट। सो हम जो भी खा रहे हैं उसे बाहर आना है, न्यूट्रिशन वगैरह लेने के बाद ही इट हैज टू कम आउट, राइट? लेकिन एनस में कुछ इशू है या सिग्मोइड में कुछ इशू है, रेक्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है, नहीं आ सकता है बाहर।
अब क्या करेंगे हम रंजना, वी हैव टू मेक सम ओपनिंग्स। वही दो ओपनिंग होती है, दो नहीं बहुत सारी होती है, जुजिनोटमी भी होती है, कोलोस्टमी, इलियोस्टमी, बट दीज आर द टू मोस्ट कॉमन वंस. So surgical opening created on the surface of the abdomen to allow stool to exit body rather than the rectum. Rectum में ना आने की जगह वो कहाँ से एंटर कर रही है, you know, कहीं और से. So reason, क्रॉन डिसीज पढ़ लिया आप लोगों ने, परफेक्ट. क्या होता है रंजना, व्हाट इज क्रॉन डिसीज? वेरी गुड, इट्स अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर. वेरी गुड, चार की चारों लेयर हमारी डिस्टर्ब, सिरोसा, मिकोसा, मस्कुलरिस एंड सब मिकोसा. वेरी गुड. और मोस्ट कॉमन साइट, कॉज इज अननोन. इलियम, आर यू श्योर? उसमें कोलोन आता है डियर. यस गाइस, क्रॉन डिसीज किसमें कॉमन है? क्रॉन डिसीज की पोजीशन कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन पोजीशन ऑफ क्रॉन डिसीज? एनीवन एल्स गाइस? एंड टू है ना, एक नहीं है, दो है. ओके, लेट मी शो यू. जब भी कुछ भी डाउट है, अपने नोट्स हमेशा अपने पास रखा करो ताकि आप एक मिनट में इन्हें निकाल लो और आप देख सकें क्या है क्या नहीं है. ओके, सो लेट मी शो यू. So we have ulcerative colitis here, and you can see ulcerative colitis, inner lining of the colon and rectum. So यहाँ पे कहाँ पे colon और rectum में है आपका, आप देख सकते हो. See, different from the colon, and it is like basically your, क्योंकि start ही यहाँ से हो रहा था ना ये ulcerative colitis. लेकिन अब क्रॉन्स की बात कर लेते हैं, क्रॉन भी दिखा देती हूँ. So you can, yes, सी इलियम, मैं बोला ना इलियम, इलियम एंड स्टार्ट ऑफ द कॉलोन. क्योंकि क्रॉन पूरी बॉडी में फैल रहा है, वो क्लोन में नहीं है. कोलोन में होगा तो वो अल्सरेटिव कोलाइटस, कोलाइटस, कोलोनाइटस, इसीलिए दैट इज डिफरेंट. क्रॉन्स में इलियम आएगा, टर्मिनल इलियम एंड लिटिल बिट ऑफ योर कोलोन स्टार्टिंग, नॉट सिग्मोइड. तो जिसका भी सिग्मोइड आंसर था दैट इज रॉन्ग. सिग्मोइड आपको मिलेगा अल्सरेटिव कोलाइटस में, ओके, क्योंकि वो आपका नीचे का हिस्सा है ना, अल्सरेटिव कोलाइटस, तो कोलोन पूरी उसमें इन्वॉल्व होती है. क्रॉन डिसीज में आपका इलियम आता है, टर्मिनल इलियम, और आपका स्टार्टिंग फेज ऑफ द कोलोन. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. ओके, सो क्रॉन डिसीज पता चल गया. अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने बता दिया ऑलरेडी. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है गाइस? अल्सरेटिव कोलाइटिस में ओनली टू लेयर्स, आपकी मुकोसा एंड सब मिकोसा. वेरी गुड. और कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं? लास्ट के, रेक्टम, सिग्मोइड, कोलोन, ये सब. डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है? वेरी गुड, होलोसैक कैविटी, आउट पाउचिंग. एग्जैक्टली, व्हाट इज द कॉज? अननोन है. एनी डाइलेशन इन द होल जीआई सिस्टम में, जो आपका लोअर पोर्शन है, लोअर जीआई है, उसमें किसी प्रकार का कोई पाउच बन गया तो दैट इज डाइवर्टिकुला. एक, और डाइवर्टिकुलम मतलब बहुत सारे. वेरी गुड. इन्फेक्शन मालूम है आपको, किसी प्रकार का पेरिटोनाइटिस अगर होता है तब भी देखने को मिल सकता है. कैंसर, सारी पैथोफिजियोलॉजी कैंसर की सेम रहती है, चाहे वो कोलोन में चाहे वो रेक्टल में है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेमस सेल है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स. तो ये सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस सेल्स बन सकते हैं, तो प्रॉब्लम लीड कर सकते हैं. इंजरीज एंड कंजेनाइटल डिफेक्ट हम कल पढ़ने वाले हैं, टुमारो वी विल बी डूइंग कंजेनाइटल डिफेक्ट्स. ओके, दैट्स ऑल. तो ये सारे के सारे कारण क्या बन सकते हैं आपके, रीजन बन सकते हैं क्लोस्टमी के लिए, इलियोस्टमी के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ लेट्स सी, फोकस करते हैं. सबसे पहले डाइजेशन होती है, फिर वो फूड बोलस बनकर, बोलस माउथ में होता है, फिर बोलस बन के वो स्वोलो किया जाता है. ईसोफेगस में, स्टमक में काइम होता है, फिर वो गैस्ट्रिक एसिड के साथ काइम बनाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होती है, फिर ड्यूडेनम के अंदर रीअब्जॉर्प्शन जो भी होना है, जुजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, सीकम, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस. ऑलरेडी इसके नेट में बहुत डीपली बता चुकी हूँ. Colostomies, opening that bring the large intestine, okay, colon to the abdominal surface. तो जो opening है वो क्या कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन इनटू द एब्डोमिनल सरफेस. तो आपने खींच के कोलोन उसका कहाँ निकाल दिया? एब्डोमेन में, जबकि वो एब्डोमेन के अंदर था, एब्डोमिनल कैविटी से अंदर था, लेकिन आपने उसे खींच के कहाँ ओपनिंग कर दी? उसकी एब्डोमेन की लेयर के ऊपर. वेरियस लोकेशन होते हैं गाइस कोलोस्टमी के. नंबर 1 डिसेंडिंग, तो ऑब्वियसली डिसेंडिंग कोलोन में देखने को मिलेगा, ये डिसेंडिंग कोलोन में देखने को मिलेगा. सो दिस इज डिसेंडिंग, लेफ्ट अपर एब्डोमेन. नेक्स्ट ascending, ये कौन सी लेयर है? ascending, this is ascending, this is descending and this is transverse. so ascending
नेक्स्ट ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स, और कई बार सिग्मोइड में भी करते हैं तो सिग्मोइड भी आ जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की कोलोस्टमी बोली मैंने। क्या इलियोस्टमी बोल सकते हैं इसको? नहीं, इलियोस्टमी हमेशा कहाँ होगी? इलियम में। वेरी गुड। नेक्स्ट, डबल डबल बैरल ऑस्टमी भी होती है गाइस, जिसमें दो ओपनिंग होती है। एक क्या करेगी रंजना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, अब इसे देखते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग क्या करने वाली है, यहाँ का कंटेंट बाहर निकालेगी, और एक ओपनिंग यहाँ का कंटेंट बाहर निकाल दी। समझ में आया? ताकि यहाँ पर ब्लॉकेज ना हो सके। तो दो ओपनिंग क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोस्टमी को ओपन कर दिया, पर कुछ कुछ कंटेंट तो नीचे जाएगा ना, कुछ कुछ कंटेंट तो रेक्टम सिग्मोइड पे जाएगा, वो वहां जुड़ता रहेगा। इसीलिए आप डबल सैक जो होता है, डबल बैरल ऑस्टमी भी कर सकते हैं, ताकि आप दोनों तरफ के सिक्रेशंस को बॉडी से बाहर कर सके। क्रिएटिंग ऑफ टू स्टोमास। प्रॉक्सिमल क्या होती है, जो पास होती है, जीआई के पास, बिल्कुल क्लोज, जैसे कि जीआई ट्रैक, कनेक्टेड, कंटेंट एंड फंक्शनल। डिस्टल होती है दूर, दूर कौन है, रेक्टम दूर है, एनस दूर है, तो दूर होती है वो। कनेक्टेड एंड नॉन फंक्शनल, तो जो प्रॉक्सिमल है वो फंक्शनल है, कोलोन फंक्शनल है, इलियम फंक्शनल है, जुजिनम फंक्शनल है, ये सब फंक्शनल है। रेक्टम क्या है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, नॉन फंक्शनल। तो डिस्टल वाला जो पार्ट होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, प्रॉक्सिमल वाला जो पार्ट होगा वो फंक्शनल होगा। सो गाइस ये देखो, अब दो प्रकार की इलियोस्टमी आप देख सकते हैं, क्लोस्टमी सॉरी, देख सकते हैं किस प्रकार से दो दो ऑस्टमी आप देख सकते हैं। एक जो है वो यहाँ से सिक्रेशन निकाल देगी, और एक पीछे बचे हुए हिस्से से निकाल देगी। नेक्स्ट, इलियोस्टमी के बारे में देखते हैं। ओपनिंग क्रिएटेड टू ब्रिंग स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्पेसिफिकली द इलियम। कहाँ पे कर रहे हो आप ओपनिंग? इलियम में कर रहे हैं। टू एड टू एब्डोमिनल सरफेस, और निकल कहाँ रही है, एब्डोमिनल सरफेस के ऊपर। लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है रंजना? राइट लोअर क्वाड्रेंट, ध्यान रखना है। ओके ओके, सो प्री ऑपरेटिव कुछ ध्यान रखने, हाँ। क्यों मैम, कोलोस्टमी में नहीं रखने क्या प्री ऑपरेटिव? उतना नहीं है, क्यों? क्योंकि कोलोस्टमी तक पहुंचते पहुंचते स्टूल बड़ा अच्छा बन चुका होता है, पानी भी रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है, क्योंकि सारा काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का था, तो उसको तो आपने छेड़ा ही नहीं है। इसीलिए कोलोस्टमी के अंदर उतना हेडेक वाली बात नहीं है। बट इन केस ऑफ इलियोस्टमी इट्स अ बिग डील, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ओपनिंग कर दी है आपने, जहां पर अभी तक पानी भी रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ है, वो तो घूम वाटर ही है सारा का सारा। तो गाइज जब भी हम प्री ओप करते हैं तो हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपका क्योंकि लोअर क्वाड्रेंट में कुछ ऑस्टमी दिखेगी, डाइट वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा, पाउचिंग वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर ऑर्डर करेगा तो आपको एंटीबायोटिक भी खानी पड़ सकती है, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो, एंड ट्राई 2 to 3 सॉफ्ट सेमी लिक्विड डाइट्स आपको लेने पड़ेंगे। क्लीनिंग सॉल्यूशंस टू क्लीन द कोलोन आपको यूज करना है। क्लियर लिक्विड 24 आवर बिफोर प्रायर आपको यूज करना है। इंक्रीज रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देन ऑन आईवी सॉल्यूशन। तो ये सब बातें क्लोस्टमी इलियोस्टमी में दोनों में बोलेंगे। आप प्री ऑपरेटिव तो आप दोनों को ही बोल दो, क्योंकि प्री ऑपरेटिव में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव में गाइस मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट साइन, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। क्यों? क्योंकि इलियम में बहुत ही जो स्टूल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही लिक्विफाई होता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो रीअब्जॉर्प्शन होनी थी पानी की वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली थी, बट अभी आपने इलियोस्टमी कर रखा हुआ है, तो जो भी स्टूल बाहर आएगा वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड होगा। मॉनिटर द स्टोमा एंड सराउंडिंग स्किन, मैंने अभी बताया था कि स्टोमा को देखना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि वो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है और आपने उस पर दोबारा ड्रेसिंग कर दी, आप बिल्कुल आंखें बंद कर चुके हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि स्टोमा काले रंग का पड़ चुका है, और आपने अपना बहुत अच्छा एज अ नर्स अच्छा होकर, सेफ नर्स में आपने वो कट कर दिया, चिपका दिया और स्टूल काम करवा रहे हो आप, तो दैट इज रॉन्ग। इसीलिए बीइंग अ नर्स हमें पता होना चाहिए कि स्टोमा कैसा नॉर्मल होता है और कैसा एबनॉर्मल होता है, ताकि हम अर्ली प्रिवेंशन कर सके, प्रिवेंट कर सके किसी फर्दर कॉम्प्लिकेशन की। सो गाइस, रेड कलर का स्टोमा, पिंक कलर का स्टोमा, मॉइस्ट और शाइनी, इट्स ओके, ओनली बट पिंक, नॉट लाइट पिंक, नॉट लाइट पिंक, पिंक रेड इट्स ओके। अपीयर लार्ज स्वोलन, डिक्रीज द कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि उसका साइज धीरे धीरे अब अभी जस्ट उसको ओस्टमी किया और एकदम सा पिंक कलर का गुब्बारे जैसा फूला हुआ है, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि शुरू शुरू में स्वेलिंग होगी वहां पे, बट धीरे धीरे वो अपने आप श्रिंक कर जाएगा, तो उतना डरना नहीं है, ना ही मरीज को डराना है। एबनॉर्मल क्या होता है, अगर वो ब्लैक कलर का है, डार्क रेड कलर का है, कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन, दैट इज नॉट अ गुड साइन। कलर आप देख सकते हैं, एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ डार्क रेड, इसलिए नॉर्मल है, ये काला है, डार्क रेड है,
dark black, red, whatever, so that is not good sign. And then after we have light pink, no, it's also not a good sign. ये लो hematocrit and लो HB को रिप्रेजेंट करता है कि भाई सर्कुलेशन नहीं है वहां पे. ड्रेन, गाइस ड्रेन चेक करना है. स्टार्टिंग में तो जो ड्रेन आएगा वो डार्क ग्रीन कलर का होगा, विच इज नॉर्मल, ओके. एंड येलोइश व्हेन पेशेंट स्टार्ट टू ईट, और जब मरीज कुछ खाना स्टार्ट कर देता है तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा येलोइश, क्योंकि बाइल वाइल बनेगा और बिलीरुबिन कंजुगेटेड कंजुगेटेड, सो इसीलिए वो थोड़ा येलोइश हो जाएगा. क्लोस्टमी में भी म्यूकस म्यूकॉइड हो सकता है. क्लोस्टमी जो होती है नॉर्मल टू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग टू 2 days. तो अगर गाइस पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि अभी मुझे क्लोस्टमी किया गया है और 2 दिन से मैंने स्टूल पास नहीं किया, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके फाइंडिंग, क्योंकि वो स्टोमा को वर्क करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं. तो स्टोमा अगर आप क्लोस्टमी किया है, इलियोस्टमी किया है, तो स्टूल पास नहीं किया, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, इट विल टेक 2 days. तो फर्स्ट डे तो आपको थोड़ा लिक्विड लिक्विड सही आएगा, बट स्टूल अच्छे से फॉर्म होना थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाता है. अगर वो साइट मॉइस्ट रखनी है, आपको थोड़ा मॉइस्ट करके रखना है, तो यू कैन गो फॉर पेट्रोलियम गॉस मॉइस्ट जेली. स्ट्राइल ड्राई ड्रेसिंग अंटिल द पाउच इज देयर. तो आप उसको थोड़ा ड्राई रखें, ओनली पेट्रोलियम जेली के साथ उसको मॉइस्ट कीजिए, अदरवाइज उसको ड्राई रखिए. अगर आपको लग रहा है कि ये वेट हो गई है ड्रेसिंग, इसमें सिक्रीशंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूल कंटेंट आ रहा है, टेक इट आउट, ओके. ड्रेसिंग फॉल ऑफ, अगर गलती से ड्रेसिंग गिर जाती है तो क्या करना है. सो गाइज अगर इलियोस्टमी की क्लोस्टमी की ड्रेसिंग अभी अभी स्टोमा हुआ है, तो अभी अभी ड्रेसिंग गिर गई नीचे, यू विल अप्लाई पेट्रोलियम गॉज, ओके. पेट्रोलियम गॉज आप अप्लाई करेंगे. क्लोस्टमी असेंडिंग कोलोन में अगर करी है तो स्टूल थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा. अगर ट्रांसवर्स में करिए तो पार्शियली फॉर्मुलेटेड होगा. अगर डिसेंडिंग सिग्मोइड में आपने क्लोस्टमी करी है तो सिमिलर टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल. एंड लर्न टू कंट्रोल द बाउल मूवमेंट थ्रू द इरिगेशन, क्योंकि मैंने क्या बोला आप लोगों को कि क्लोस्टमी के अंदर जो इरिगेशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाता है. इसीलिए क्लोस्टमी के दौरान अगर क्लोस्टमी करी है तो पूरी कोशिश कीजिए कि इरिगेट कर कर उस पेशेंट को सिखा दें हम लोग. इलियोस्टमी ड्रेन लिक्विड स्टूल, ओके. आई नो दैट कि इलियोस्टमी में जो स्टूल आएगा वो बिल्कुल लिक्विड ही होगा, क्योंकि इलियोस्टमी में स्टूल बनता ही नहीं है, पानी होता है मैक्सिमम, तो लिक्विड होगा जो कि बहुत ही ज्यादा रिच होगा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, इंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर. इसीलिए वो मरीज जो है वो रिस्क पे आ जाता है. डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेजर स्किन ब्रेकडाउन अराउंड द स्टोमा. सो व्हाट आर द हाइलाइट्स फॉर द ऑस्टमी पाउच. कुछ भी नहीं, उसे खाली करो. 1/3 हाफ फुल हो गया, प्लीज एम्प्टी दैट, नंबर 1. नंबर 2, चेंज द पाउच सिस्टम एवरी 3 to 5 days. मैं बता दिया 3 से 5 दिन में उसको बदलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चेंज पाउच व्हेन गट लेस एक्टिव, सुबह अर्ली मॉर्निंग बिफोर एनी मील. Patient report burning or leaking around the site, please change the dressing. You have to make sure सब सही रहे. एंड लर्न वेरियस टाइप ऑफ पाउच सिस्टम, अलग अलग प्रकार के जो जो पाउच सिस्टम होते हैं उनके बारे में थोड़ा क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, ताकि कोई नया पाउच है तो आपको पता हो उसे कैसे यूज करना है. एग्जाम्पल 1 पीस भी होते हैं, 2 पीस पाउच भी होते हैं, तो इस प्रकार से होते हैं हमारे पास. स्किन बैरियर एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए ताकि आपका जो स्टोमा का जो इर्द गिर्द की जो स्किन है वो डिस्टर्ब ना हो, वो इरिटेट ना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है. मेजर द स्टोमा एंड कट द ओपनिंग ऑफ द बैरियर टू बी 1/8 इंचेस. जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई स्टोमा है, उसके ऊपर हम पहले स्केल से मेजर करते हैं स्टोमा का साइज कितना है, फिर हम जो पाउच होता है उसे कट करते हैं. तो जब भी आप उस पाउच को कट कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो एटलीस्ट 1/8 इंचेस बड़ा हो, ओके. तो अगर मैं एक के 8 हिस्से कर दूं, 8 हिस्से में से एक हिस्सा जो है उसका उतना खुला छोड़ना है, उतना डायामीटर उसका अपने थोड़ा स्पेस देना है उसको. टू प्रिवेंट, क्यों क्यों स्पेस देना है, ताकि किसी प्रकार की कंस्ट्रिक्शन ना हो, किसी प्रकार का वो लूज ना रह जाए, इसीलिए. मेडिकेशन एंटेरिक कोटेड, जैसे कि आपको पता है, डज नॉट डिसॉल्व अंटिल रीचिंग द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इलियोस्टमी हो रखी है तो एंटेरिक कोटेड का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जाकर ही काम करती है. सस्टेन रिलीज अगर आप दे रहे हो तो वो भी कोई काम नहीं करेंगे, मिनट में बाहर आ जाएंगे. तो आप मेक श्योर कीजिए कि नेवर क्रश, क्योंकि क्रश करने से जो दवाई जहां जानी है वो नहीं जा पाएगी. डाइट के लिए पेशेंट को बोला लो फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा बताया है. हाई फाइबर जो डाइट होती है वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लेती है, जैसे कि आपके रॉ वेजिटेबल्स, बट अगर आप कुक्ड
वॉश्ड बॉइल्ड चीजें खाते हैं, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लो फाइबर. स्मॉल मील्स, chew thoroughly, maintain hydration, especially in ileostomy, because ileostomy जो स्टूल होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है. तो इस प्रकार से आपने पहले से 6 हफ्ते तक जो आपने इसी प्रकार से मरीज को मैनेज करना है, सिखाना है. विल बी एबल टू फॉलो रेगुलर डाइट्स कॉज प्री प्रॉब्लम, वरना क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बतानी है. कॉशन रखना है कि भाई जो डाइजेस्ट बहुत ही हार्ड है डाइजेस्ट होने के लिए, वो कंटेंट आप ना दीजिए. आप पेशेंट को कॉर्न, पीस, पॉपकॉर्न, मशरूम, नट्स बिल्कुल भी नहीं दीजिए. गैस बनाने वाले भी कंटेंट मत दो, वरना जैसे ही बैग खोलेगा बेचारे का नोज ही जल जाएगी. सो गैस कॉजिंग फूड, फॉर एग्जाम्पल बीन्स, अनियन, एग, ब्रोकली, कैबेज, गार्लिक, अल्कोहलिक बिवरेजेस, फिश, हाई फाइबर. मैं बोल दिया ना, हाई फाइबर फूड. सुनने में बहुत अच्छा लगता है हाई फाइबर फूड, लेकिन ये उन्हीं को दिया जाता है जो हम जैसे लोग हैं, जो बिल्कुल हेल्दी है. तो अगर अब हम हाई फाइबर फूड खाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. बट जो लोग सिक होते हैं, गैस्ट्रो से प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उन्हें हम हाई फाइबर नहीं देते. तो ये क्वेश्चन आता होता है. So guys, that's all with our image based NCLEX data of GI system. I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. So all right.